हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है साइंस का सेकंड चैप्टर। उसका नाम है क्लास 9th का इज मैटर अराउंड अस प्योर। अपने आसपास जो मैटर है वो प्योर है क्या। तो अभी अपन ने फर्स्ट पढ़ा है साइंस के अंदर, उसमें अपन ने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। हर वो चीज़ जो अपने आसपास कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है या कोई मास ऑक्यूपाई करती है उस चीज़ को अपन ने मैटर बोला था। ठीक है, तो अब प्योर की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी अपन ने डेफिनेशन देख ली मैटर क्या होता है, अब प्योर की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स नो एडल्ट्रेशन। एक कॉमन पर्सन के लिए प्योर का मतलब है, आप अगर देखो कि कहीं आप जाते हो तो कहीं घी लेने जाते हो तो क्या बोलते हैं, शुद्ध देसी घी, मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं है। एक आम आदमी के लिए प्योर का मतलब है कि इस चीज़ के अंदर कोई मिलावट नहीं है। लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए प्योर का मतलब है कि वो जो सब्सटेंस है उसके हर पार्टिकल्स का केमिकल नेचर सेम है। फॉर ए साइंटिस्ट प्योर मीन्स दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। मतलब क्या है कि किसी सब्सटेंस के किसी भी पार्टिकल का जो केमिकल नेचर है वो हमेशा सेम है। साइंटिस्ट के लिए प्योर का मतलब ये रहा। अब नेक्स्ट लाइन क्या लिखिए, ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल और इन अदर वर्ड्स सब्सटेंस इज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। एक प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है, अगर उनके केमिकल नेचर सेम है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं। अपन ने पहले देखा ना, साइंटिस्ट के लिए प्योर का मतलब क्या था, उनके लिए मतलब था कि हर पार्टिकल का केमिकल नेचर सेम होना चाहिए। तो अगर मैं बोल रहा हूँ प्योर सब्सटेंस तो एक ही बात है, उनको एक टाइप का पार्टिकल बोल दो जिनके केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल नेचर सेम है। तो ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ रहता है प्योर सब्सटेंस। और इन अदर वर्ड्स सब्सटेंस इज ए सिंगल प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। और दूसरे वर्ड्स में सब्सटेंस एक प्योर सिंगल फॉर्म भी होती है मैटर की। अभी अपन ने देख लिया प्योर क्या होता है। अब देखते हैं मिक्सचर्स क्या होते हैं। ठीक है, मिक्सचर्स वो चीजें होती हैं जो एक से ज्यादा तरीके के काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से मिलकर बनी हुई होती है, मतलब कि एक से ज्यादा सब्सटेंसेस से एलिमेंट्स मिलकर बना हुआ होता है। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर एक से ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से मिलकर बना हुआ रहता है। सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं, NaCl इन वाटर, ये एक मिक्सचर है। NaCl अपने जो घरों में जो नमक रहता है, कॉमन सॉल्ट, वो NaCl KCl का मिक्सचर होता है। तो NaCl वाटर के अंदर डाला है, मतलब नमक आप वाटर में डालो तो वही मिक्सचर है। मिक्स मैटर कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, सॉरी मिक्सचर आएगा यहाँ पे, ये गलती हुई। ये जब आप PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंगे तो शायद वहाँ ठीक करके दे देंगे। तो मैटर कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मिक्सचर थ्रू फिजिकल प्रोसेस। की एक मिक्सचर को अपन फिजिकल प्रोसेसेस से अपन सेपरेट कर सकते हैं। कोई फिजिकल प्रोसेस से अपन वाटर को नमक निकालते हैं इवापोरेशन प्रोसेस से, तो ऐसे किसी मिक्सचर को उसके मैटर के फॉर्म में अपन प्योर सब्सटेंसेस के अंदर निकाल सकते हैं। लेकिन एक मैटर को और ज़्यादा कन्वर्ट नहीं कर सकते उसके केमिकल, मतलब जो भी उन जिनसे मिलकर बना हो। जैसे मैं मानूँ NaCl एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, NaCl वाटर के अंदर जब है, NaCl जब वाटर के अंदर है तो ये क्या हुआ मिक्सचर। तो मैं वाटर से और NaCl को अलग कर सकता हूँ, इवापोरेशन टेक्निक से अलग कर सकता हूँ मैं। ठीक है, और भी टेक्निक्स होते हैं इनको अलग करने के। ठीक है, तो इनको मैं इन मिक्सचर को मैं अलग कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ NaCl की बात करूँ तो NaCl को मैं अलग नहीं कर सकता, कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं है Na और Cl के अंदर तोड़ने की। मतलब NaCl का मतलब है सोडियम क्लोराइड, तो Na का मतलब होता है उसमें सोडियम और Cl का मतलब होता है उसमें क्लोराइड। तो कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं है सोडियम क्लोराइड को सोडियम और क्लोराइड के अंदर तोड़ने की। उसके लिए मेरे को केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिए, वट एवर द सोर्स ऑफ ए सब्सटेंस इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। सोर्स कुछ भी हो मैटर का, हमेशा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होगी। मैटर का सोर्स कुछ भी हो, एक सब्सटेंस का सोर्स कुछ भी हो, उसकी कोई भी, जैसे मान लो मैं सोडियम को किसी एक तरीके से निकलता हूँ, दूसरे तरीके से कोई और दूसरे तरीके से सोडियम को निकालता हूँ, तो दोनों सोडियम मैंने दो अलग अलग सोर्स से निकाले, अलग अलग दो तरीकों से निकाले अगर मैंने सोडियम, तो भी उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमेशा सेम रहेंगी। कभी सोडियम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं होंगी। अगर अलग अलग सोर्स से भी निकाला है तो भी, सेम सोर्स से निकाला है तो सेम होंगी।
होता है कि अलग सोर्स से निकाला तो इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन नहीं, अगर प्रॉपर्टीज किसी कोई भी सोर्स हो, किसी भी सब्सटेंस का कोई भी सोर्स हो, उसके हमेशा प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। ठीक है, अभी तक अपन ने पढ़ लिया मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? एक से ज्यादा तरीकों के प्योर फॉर्म में मैटर से मिलकर बना हुआ रहता है। एग्जाम्पल के लिए अपने देखा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, नमक को अपन पानी में डालते हैं। फिर अपन ने देखा मिक्सचर और मैटर के बीच में क्या डिफरेंस है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर के बीच में क्या डिफरेंस है, कि मिक्सचर को तो अपन फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को अपन अलग नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से कर सकते हैं आराम से। ठीक है, वट और फिर देखा कि कोई भी सब्सटेंस के अगर प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस मतलब प्योर फॉर्म ऑफ मैटर सब्सटेंस है, तो उसका कोई भी सोर्स हो, उसका हमेशा सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज कभी डिफरेंट नहीं होंगी। यहाँ तक समझ में आ गई बात अपन को? दो तीन लाइनें याद रखने की है मिक्सचर के अंदर। बाकी प्योर का तो अपन डेफिनेशन पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे तो अपने आप हो जाएगा प्योर क्या होता है। टाइप ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के क्या क्या टाइप होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब कंपोजिशन किस कंपोजिशन के अंदर है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके बेसिस के ऊपर इसके दो टाइप है। पहला होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? पूरे सॉल्यूशन के अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, कि मानो कि अगर मैं चीनी को पानी के अंदर घोल देता हूँ, मतलब मैं शुगर को वाटर के अंदर डिसोल्व कर देता हूँ, तो अगर मान लो मैंने एक बाल्टी डिसोल्व किया है, ठीक है, एक बाल्टी पानी के अंदर चीनी डिसोल्व की है, तो अब मैं उनमें से दो अलग अलग ग्लास लेता हूँ, तो मैं ऐसे नहीं बता सकता कि किसमें शुगर ज़्यादा है, किसमें ज़्यादा चीनी घुली है, किसमें कम चीनी घुली है। वो होमोजेनियस मिक्सचर है, उसमें पूरे सॉल्यूशन के अंदर समान तरीके से कोई भी कितना भी सैंपल ले लो आप, उसके जितना दूसरा सैंपल होगा दोनों में चीनी उतनी ही आएगी, दोनों में शुगर उतनी ही आएगी। तो वो लाइन लिखी हुई है कि होमोजेनियस मिक्सचर के अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते दो सैंपल्स को सेम मिक्सचर से लिए हुए हैं, मैं उन दोनों सैंपल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। एग्जांपल में लिखा हुआ है शुगर इन वाटर एंड सॉल्ट इन वाटर, एग्जांपल में लिखा हुआ है शुगर इन वाटर एंड सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें डिस्टिंक्ट फिजिकल पार्ट्स हो और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। क्या नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, डिस्टिंक्ट फिजिकल पार्ट्स हो, अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर को, कि जैसे ऑयल इन वाटर है, ऑयल इन वाटर में देखो जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, आप कभी पानी के अंदर तेल डाल के देखना, वो नहीं घुलेगा कभी भी। अगर आप पानी पहले से डाला हुआ तो तेल डालोगे, तेल ऊपर के ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा। ठीक है, किसी ग्लास के मतलब किसी कांच के ग्लास के अंदर डाल के देख लेना, पानी नीचे चला जाएगा, तेल ऊपर रह जाएगा। आप देख सकते हो कि वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आराम से, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है उसके अंदर। ठीक है, और अपन अब मान लो मैंने पहले एक ग्लास ऊपर का जितना तेल था वो निकाल लिया, फिर मैं नीचे का वो दूसरे ग्लास में पानी निकाल लिया, तो मैं बता सकता हूँ ना कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ दोनों चीज़ों के अंदर, पानी और ऑयल के अंदर। ठीक है, तो पानी और ऑयल इसके अंदर घुलते नहीं है, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गए। जिसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, अपन उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट्स होंगे उसके अंदर। और मतलब एग्जांपल देख लें, सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सल्फर एंड सॉल्ट, ऑयल एंड वाटर। ठीक है, एग्जांपल से देख ले, ऑयल एंड वाटर भी अपन ने समझाई है। फिर मिक्सचर के कुछ और टाइप भी होते हैं, जैसे सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स। ठीक है, इन टाइप ऑफ मिक्सचर को ना अपन अलग अलग एस्पेक्ट्स में अपन डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। सस्पेंशन की कोई प्रॉपर्टी होती है वो सॉल्यूशन से डिफरेंस होती है, कोई दूसरी प्रॉपर्टी कोलॉइड से डिफरेंट होती है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक मतलब समान नहीं होती हर एक की, हर एस्पेक्ट में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं हर एक की। ठीक है, तो अब अपन इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन सॉल्यूशन, फिर अपन पढ़ेंगे सस्पेंशन, फिर अपन पढ़ेंगे कोलॉइड्स। ठीक है, अभी तक अपन ने सिर्फ पढ़ा है मिक्सचर क्या होता है, प्योर की डेफिनेशन पढ़ी है, मिक्सचर के दो टाइप पढ़े हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार वापस देख लीजिए। हो सकता है थोड़ी तेज स्पीड से बोल रहा हूँ मैं, थोड़ी तेज स्पीड से समझा रहा हूँ मैं, हो सकता है थोड़ा धीरे समझा रहा हूँ मैं, इसीलिए सब्जेक्टिव हो सकता है समझना भी। तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है इसी स्पीड से तो थोड़ा पीछे कीजिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Solution क्या है? Homogeneous mixture है दो और दो से ज़्यादा substances का। ठीक है, क्या है? दो से ज़्यादा substances तो homogeneous mixture है, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे लेमोनेड, लेमोनेड होता है नींबू पानी अपना। ठीक है, नींबू पानी एक solution है,
दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का, ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन ए सॉल्यूशन। होमोजेनिटी एट अ पार्टिकल लेवल, होमोजेनिटी किसके ऊपर रहती है, समानता किसके ऊपर रहती है, पार्टिकल लेवल पे। मतलब लेमोनेड के अगर मैं एक, मतलब मैंने दो इन लेमोनेड टेस्ट सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन, दैट मींस दैट शुगर एंड सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। मतलब अगर मैंने नींबू पानी बनाया है तो मैं दो ग्लासों में डालता हूँ और फिर मैं दोनों को टेस्ट करता हूँ, मैं ये नहीं बता मैं दोनों के टेस्ट में कोई फर्क नहीं बता सकता। वही चीज़ है जो अपन ने ऊपर पढ़ी थी, होमोजेनियस मिक्सचर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हेट्रोजेनियस को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा पॉइंट है वी कैन थिंक दैट सॉल्यूशन इज ए लिक्विड, ठीक है। अपन सोच सकते हैं सॉल्यूशन एक लिक्विड है जिसके अंदर, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ अभी। अपन पहले से सोच सकते हैं कि सॉल्यूशन इज ए लिक्विड जिसके ऊपर सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों चीजें डिसोल्व कर रखी हैं, ठीक है। लिक्विड पहले से था, उसके अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस डिसोल्व कर रखा है सॉल्यूशन के अंदर। अगर सॉलिड सॉल्यूशन होता, मतलब लिक्विड इस लिक्विड की जगह, इसी लिक्विड की जगह सॉलिड होता, मतलब कि मैं सॉलिड में कोई सॉलिड, लिक्विड, गैस डिसोल्व करता, तो उस सॉलिड को सॉल्यूशन बोलते हैं अपन अलॉय, और गैसियस सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं एयर, ठीक है। गैस वाला जो सॉल्यूशन होता है उसको तो अपन बोलते हैं एयर, और सॉलिड सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं अलॉयज, ठीक है। अलॉयज अपन पढ़ेंगे अभी। एयर आप लोगों को पता ही है, आप लोगों के आसपास जितनी भी गैसें हैं, गैसेस, वो मिक्सचर्स है गैसेस का। उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी गैसेस है, हाइड्रोजन है, ठीक है। वो मिक्सचर है गैसेस का, तो उसको अपन ने एयर बोला है, ठीक है। अब सॉल्यूशन के भी दो, मतलब सॉल्यूशन के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स बोल सकते हैं अपन को, कम बोलेंगे इनको अपन को कंपोनेंट, ठीक है। सॉल्यूशन उन दो चीजों से ही मिलके बना होता है, ठीक है। क्या होता है, एक कंपोनेंट तो पहले से रखा हुआ होता है और दूसरा मैं उसके अंदर डिसोल्व करता हूँ। तो जो पहले से रखा हुआ रहता है ना, उसको तो अपन बोलते हैं सॉल्वेंट, जिसके अंदर दूसरा सब्सटेंस डिसोल्व होता है उसको तो अपन बोलते हैं सॉल्वेंट। और आमतौर पर वो जो सॉल्वेंट है, जो जिसके अंदर दूसरा सब्सटेंस डिसोल्व हो रहा है, वो सॉल्वेंट ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा चीज होता है जो मैं डिसोल्व कर रहा हूँ, जो चीज मैं डिसोल्व कर रहा हूँ वो होता है सोल्यूट, जो चीज मैं डिसोल्व कर रहा हूँ वो होता है सॉलिड। और जनरली सॉल्यूट जो है वो लेस अमाउंट के अंदर होता है सॉल्वेंट से, ठीक है। आगे समझ में पता चल गया सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या है। सॉल्वेंट तो है जिसके अंदर मैं कुछ डिसोल्व कर रहा हूँ, और सॉल्यूट है जो चीज मैं उसके अंदर डिसोल्व कर रहा हूँ सॉल्वेंट के अंदर, वो सॉल्यूट है, ठीक है। पता चल गया सॉल्यूशन में क्या कहते हैं। एक तो होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनिटी पार्टिकल लेवल के ऊपर होती है। लिक्विड सॉल्यूशन की तरह मान सकते हैं जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन होगा तो फिर अपन मानेंगे अलॉय है, गैसेस सॉल्यूशन होगा तो अपन मानेंगे एयर है, ठीक है। सॉल्वेंट होता है वो कंपोनेंट जिसके अंदर कुछ डिसॉल्व होता है, जिसके अंदर दूसरा कंपोनेंट डिसॉल्व होता है, वो होता है सॉल्वेंट। ज्यादा अमाउंट में होता है सॉल्वेंट जनरली। सोल्यूट होता है जो, मतलब जिसके अंदर सॉल्वेंट डिसॉल्व होगा, और वो थोड़ा लेस अमाउंट में होता है, ठीक है। अलॉयज, अलॉयज देखते हैं। अलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। अलॉय क्या है, अलॉय क्या, तो दो मेटल्स का मिक्सचर होता है। अलॉय अपन ने पढ़ा था ना, सॉलिड सॉल्यूशन, यहाँ देखो ये लिख रखा है अपन ने, ये देखो ये लिख रखा है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन होता है अलॉयज। तो अब अलॉय क्या है, अब अपन सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर ये सब पॉइंट, सब टॉपिक है, ठीक है। अलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है दो मेटल्स का, या फिर एक मेटल या एक नॉन मेटल का, या तो दो मेटल होंगे या एक मेटल एक नॉन मेटल होगा। मेटल होना तो जरूरी ही है अलॉय के लिए, ठीक है। Alloy cannot be separated into its components by physical methods, yet alloys are considered as mixture because it shows properties of its components and can have variable composition। क्या है, यहाँ components आएगा, ठीक है। तो alloy can be separated, alloy जो है उसको मैं separate कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, अलॉयज को मैं सॉरी 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 माफ करना, अलॉय को मैं सेपरेट नहीं कर सकता फिजिकल मेथड से। मिक्सचर में अपन ने क्या बोला था कि मिक्सचर्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन अलॉयज को नहीं कर सकता मैं फिजिकल मेथड से। लेकिन फिर भी अपन इनको मिक्सचर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को शो करता है, और इसके अंदर वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है। मतलब कि कभी कॉपर थोड़ा 70% है, अगली बार कॉपर 69 हो गया, कभी अगर 69 हो गया दूसरा अलॉय बन गया, 50 हो गया तो दूसरा बन गया, ऐसे ऐसे, ठीक है। अलॉय क्या होता है, दो मेटल या एक मेटल एक नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, और अलॉय फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अपन उसको मिक्सचर बोलते हैं क्योंकि वो अपने कंपोनेंट्स की वो प्रॉपर्टीज को शो करता है और उसका कंपोजिशन अलग अलग होता है।
एग्जाम्पल में अपन देख लेते हैं, ब्रास इज एन अलॉय हैविंग जिंक 30% एंड कॉपर 70%। ब्रास क्या है, एक अलॉय है जिसके अंदर जिंक 30% है, कॉपर 70% है। सॉल्यूशन के अदर एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये शुगर एंड वाटर तो अपन ने देखा ही है अभी अभी, लिक्विड सॉल्यूशन होता है, शुगर होता है सॉल्यूट, वाटर क्या रहता है, वाटर पहले से रखा होता है, वाटर के अंदर मैं सॉल्यूट को डिसोल्व कर रहा हूँ ना, तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट, और जिस चीज को मैं डिसोल्व कर रहा हूँ क्या, सॉल्यूट, शुगर क्या होगा, सॉल्यूट, ठीक है। Similarly, a solution of iodine in alcohol is known as tinker of iodine. आयोडीन का जो सॉल्यूशन है अल्कोहल में, उसको बोलते हैं टिंकर ऑफ आयोडीन। हैज आयोडीन सॉलिड एज द सोल्यूट। आयोडीन क्या है, मैं आयोडीन डाल रहा हूँ किसमें, लिक्विड एज ए अल्कोहल, लिक्विड एज ए सॉल्वेंट। अल्कोहल क्या है, सॉल्वेंट, अल्कोहल पहले से रखा हुआ है, मैं उसके अंदर आयोडीन डाल रहा हूँ, अल्कोहल सॉल्वेंट है, आयोडीन सोल्यूट है, ठीक है। Aerated drinks like soda water etc are gas in liquid solution। aerated drinks जो है सोडा वाटर्स हो गए, ये सब हो गए, ये गैस होती, गैशियस सॉल्यूशन, गैशियस होते हैं इन लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब कि लिक्विड सॉल्यूशन पहले से रखा हुआ होगा और फिर मैं उसके अंदर कोई गैस डाल रहा हूँ। क्या क्या कौन सी गैस डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं एज सोल्यूट एंड वाटर एज सॉल्वेंट। वाटर पहले से रखा रहता है, वाटर एज ए लिक्विड रखा रहता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं, ठीक है। एयर गैस इन गैस का सॉल्यूशन है, एयर होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिस गैसेस का। इसके जो मेन जो कंपोनेंट्स, जो मैक्सिमम कंपोनेंट्स रहते हैं उसमें एक तो नाइट्रोजन रहता है 78%, ऑक्सीजन रहता है 21%, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और भी जितनी गैसेस हैं वो बहुत कम कम प्रेजेंट होती हैं, अदर गैसेस बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट होती हैं। तो ये चार एग्जांपल्स हो गए सॉल्यूशंस के। अब सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है भैया, तो वही थोड़ी सी समरी बता देते हैं जो अभी तक अपन ने पढ़ा। पहली चीज तो अपन ने पढ़ी थी होमोजेनियस मिक्सचर है, तो इसके अंदर आ गया सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। दूसरी चीज, पार्टिकल साइज जो है वो 1 nm, nm का मतलब होता है नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर है 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो उसके जो पार्टिकल की साइज, पार्टिकल की डायमीटर है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की डायमीटर है, वो लेस देन होती है 1 नैनोमीटर से, इसलिए अपन उनको नेक्ड आइज से देख नहीं सकते। क्या, क्यों नहीं देख सकते नेक्ड आइज से सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को, क्योंकि उनकी जो डायमीटर है वो 10⁻⁹ मीटर से कम होती है, 1 नैनोमीटर से कम होती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। इतना छोटा पार्टिकल साइज होता है, इसलिए वो किसी बीम को, मतलब लाइट जब मैं सॉल्यूशन के अंदर मारता हूँ तो उस बीम को है उसको स्कैटर मतलब फैला नहीं पाता सॉल्यूशन के अंदर, वो लाइट सीधी की सीधी निकल जाएगी, उस लाइट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो अपन को सॉल्यूशन के अंदर कोई वो नहीं दिखेगा, मतलब वो नहीं, सॉल्यूशन के अंदर अपन नहीं देख सकते कि लाइट अपनी तरफ आ रही है, लाइट डिफ्लेक्ट हो रही है, वो सब नहीं दिखेगा। स्कैटर करना मतलब फैलाना, स्कैटर का करना मतलब फैलाना, ठीक है। स्कैटर नहीं करता सॉल्यूशन को, पाथ इसलिए लाइट का विजिबल नहीं होता सॉल्यूशन के अंदर, वो लाइट के अंदर, वो सॉल्यूशन के अंदर अपन को लाइट नहीं दिखेगी, क्योंकि वो आ ही नहीं रही अपनी आंखों की तरफ। लाइट अपन को तभी दिखती है जब वो लाइट अपनी आंखों के ऊपर पड़ती है, कैसे ना कैसे स्कैटर होके। लेकिन अगर सॉल्यूशन के पार्टिकल उसको स्कैटर नहीं करेंगे, वो लाइट अपने आंखों में पड़ेगी नहीं, तो सीधी सीधी चली जाएगी, ठीक है। The solute particle cannot be separated from the mixture by the process of filtration। filtration process से नहीं कह सकते। filtration आप मान लो छलनी मान लो, किसी छलनी से आप सॉल्यूशन को छान लोगे तो मतलब सोलूट अलग अलग नहीं हो जाएंगे, ठीक है। सोलूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। सोलूट पार्टिकल, अगर मैं कोई सॉल्यूशन मैंने बनाया, ठीक है, मैंने सपोज चीनी घोल दी पानी के अंदर, बहुत ज़्यादा पूरी घुल गई, फिर मैंने 1-2 दिन के लिए उसको रख दिया, तो ऐसा थोड़ी ना कि चीनी पूरी नीचे बैठ जाएगी, उस सॉल्यूशन के अंदर रहेगी, रहेगी ना सॉल्यूशन के अंदर। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर सॉलिड पार्टिकल्स को अगर कई देर तक नहीं हिलाया गया, अनडिस्टर्ब छोड़ दिया गया, ठीक है, तो सॉल्यूशन मतलब सेटल डाउन नहीं हो सकते, नीचे पैंदे में नहीं बैठ जाते, इसलिए अपन बोलते हैं सॉल्यूशन इज स्टेबल, ठीक है। अब देख लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन सबसे पहले क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है कि कितने अमाउंट सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मैंने डिसोल्व किया है, ठीक है, वो होता है कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट के प्रोपोर्शंस कितना मैंने डिसोल्व किया है कितने के अंदर, उसके बेसिस पे मैं सॉल्यूशन को 3 टाइप्स में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, मतलब 3 टाइप में डिवाइड कर सकता हूँ। डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन
और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन तीन तरीकों में मैं सॉल्यूशंस को डिवाइड कर सकता हूँ। किसके बेसिस के ऊपर? सोल्यूट और सॉल्वेंट के रिलेटिव प्रोपोर्शन, मतलब कि रिलेटिव प्रोपोर्शन कितने सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डिसोल्व किया है उसके हिसाब से, ठीक है। अपन इसके अंदर मेनली सैचुरेटेड सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी एक टेम्परेचर पे एक सॉल्यूट के अंदर जितना ज़्यादा सॉरी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जितने सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम सॉल्यूट डिसोल्व होने की कैपेबिलिटी है उतना सॉल्यूट डिसोल्व हुआ है, ठीक है। क्या बोला, वापस बोल देते हैं। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर उस सॉल्यूशन के अंदर जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसोल्व हो सकता है ना, वो डिसोल्व हुआ है। अब जब मैं अगर एक थोड़ा सा सॉल्यूट और डाल दूंगा तो मेरे को साफ दिखेगा कि हाँ भाई ये डिसोल्व नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसोल्व हो सकता है उतना सॉल्यूशन मैंने डिसोल्व कर रखा है। दूसरे वर्ड में मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि एक बार सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के अंदर किसी टेम्परेचर पे मैं और सॉल्यूट डिसोल्व नहीं कर सकता, ठीक है। किसी भी टेम्परेचर के ऊपर अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो किसी में और ज़्यादा सॉल्यूट डिसोल्व नहीं कर सकता, क्योंकि डिसोल्व मैं डाल तो सकता हूँ उसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसोल्व कर नहीं कर सकता, उसको घोल नहीं सकता मैं, ठीक है। तो वो हो गए सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। समझ में आया क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन? किसी टेम्परेचर पे मैक्सिमम मैं जितना सॉल्यूट डिसोल्व कर सकता हूँ उतना मैंने डिसोल्व कर रखा है, और वो सॉल्यूशन, उस टाइप का सॉल्यूशन होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ज़्यादा मैं सॉल्यूट उस टेम्परेचर के ऊपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व नहीं कर सकता, डाल सकता हूँ, डिसोल्व नहीं कर सकता। डाल के छोड़ दूंगा तो कुछ नहीं होगा उसके अंदर, मिलेगा नहीं, चाहे मैं कितना ही उसको घुमा लूँ, चाहे कुछ ही कर लूँ, वो मिलेगा नहीं, ठीक है। The amount of solute present in the saturated solution at a given temperature is called solubility of the solution. सोल्यूट कितना प्रेजेंट है? मैक्सिमम सोल्यूट जितना सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितना प्रेजेंट होता है? जितना मैक्सिमम सोल्यूट वो प्रेजेंट हो सकता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, जितना सोल्यूट अगर मैक्सिमम डाल दिया मैंने, डिसॉल्व कर दिया, तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो जो अमाउंट है सोल्यूट की, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जितना डिसॉल्व हो सकता है उसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या होता है सोल्यूबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन? कि मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है वो होता है सोल्यूबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद जो सोल्यूट का जो अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उस अमाउंट को भी बोलते हैं अपन सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक ही बात है दोनों, ठीक है, एक ही बात है। टेम्परेचर टू टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी बदलती जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर टू टेम्परेचर बदलती जाएगी, किसी टेम्परेचर पे कुछ है तो किसी टेम्परेचर पे कुछ है तो किसी टेम्परेचर पे कुछ है, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है कि जिसमें सोल्यूट मैक्सिमम प्रेजेंट होने से कम प्रेजेंट है। मान लो मैक्सिमम 10 ग्राम प्रेजेंट हो सकता है किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो मैंने सिर्फ 8 ग्राम ही डिसोल्व किया उसके अंदर। सैचुरेशन लेवल वो 10 ग्राम जो है वो सैचुरेशन लेवल हो गया। सैचुरेशन लेवल मतलब इतना अगर मैंने डिसोल्व किया तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा। उससे कम मैंने डिसोल्व किया है, 8 ग्राम डिसोल्व किया है, तो सॉल्यूशन क्या हुआ? अनसैचुरेटेड, उसमें सैचुरेशन आया ही नहीं है, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। ये डेफिनेशन थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अब आ जाते हैं अपने पास कि भैया कंसंट्रेशन का कोई फॉर्मूला तो बताओ। ये तो पढ़ लिया, हाँ भाई सैचुरेटेड होता है अनसैचुरेटेड होता है, कोई फॉर्मूला भी तो होगा। हाँ भाई बिल्कुल होता है। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन क्या है? कितना मास सोल्यूट डिसोल्व किया है, कितने कितना मास सोल्यूट डिसोल्व करने से कितना मास सॉल्यूशन बना इनटू 100, ठीक है। क्या हो गया? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूशन को इनटू 100 नहीं, पूरे का इनटू 100। देख रहे हो ब्रैकेट लगाए यहाँ पे। पहले क्या करना है? पहले डिवाइड करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पूरे सॉल्यूशन में कितना मास है सोल्यूट का, उतना परसेंटेज, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन कि मतलब कि पूरे वॉल्यूम में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, मास। यहाँ सॉरी यहाँ वॉल्यूम आएगा, यहाँ पे भी थोड़ी सी गलती है, वॉल्यूम आएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
इंटू 100। वॉल्यूम बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन कैसे हुआ, कितने वॉल्यूम के टोटल वॉल्यूम के अंदर कितना परसेंट सोल्यूट प्रेजेंट है, मास प्रेजेंट है सोल्यूट का, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू पूरे का 100। ठीक है। ऐसे तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, क्या है टोटल वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम सोल्यूट का प्रेजेंट है भैया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू पूरे का ब्रैकेट का 100। ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन की बात। अब एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं अपन ने सॉल्यूशन में क्या पढ़ा है। ठीक है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था सॉल्यूशन, उसके अंदर सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है, होमोजेनिटी होती है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ी थी। फिर उसके बाद अपन ने सॉल्यूशन के अंदर अपन ने वो पढ़े थे कि सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन अलॉयज होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन एयर होता है, सॉल्यूशन को अपन लिक्विड मान सकते हैं, वो पॉइंट पढ़ा था। फिर अपन ने ये पढ़ा ये वाला कि सॉल्वेंट क्या होता है, कि जिसके अंदर दूसरा कंपोनेंट डिसोल्व होता है वो होता है सॉल्वेंट सॉरी, जो दूसरा कंपोनेंट में डिसोल्व कर रहा हूँ सॉल्वेंट के अंदर वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूट। ठीक है। फिर मैंने अलॉयज पढ़े थे कि अलॉय मेटल, दो मेटल या एक मेटल एक नॉन मेटल से मिलकर बना होता है। अलॉयज को मैं सेपरेट नहीं कर सकता फिजिकल मेथड से, लेकिन फिर भी वो अपने उसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को शो करता है और वेरिएबल कंपोजिशन रखता है। ठीक है। अब उसके बाद मैंने पढ़े थे कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे सॉल्यूशन के, 4 एग्जांपल्स। फिर मैंने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है। फिर मैंने उसका कंसंट्रेशन पढ़ा, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा। ठीक है। और फिर अब मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ सस्पेंशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आगे, पढ़ेंगे अपन सस्पेंशन। तो आई गेस सस्पेंशन पढ़ेंगे आगे। हाँ, तो अब अपन पढ़ रहे हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं, सस्पेंशन। ठीक है। ये सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है। एक क्या होता है सस्पेंशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व। सॉलिड पार्टिकल्स जो है सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, घुलते नहीं है, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। क्या रहता है, मीडियम के अंदर पूरी तरह स्प्रेड रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं पूरे मीडियम के अंदर। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, पानी के अंदर अगर मैं मिट्टी डाल देता हूँ, सैंड डाल देता हूँ, क्या होता है पानी उस सैंड के पार्टिकल्स अलग अलग जगह रहते हैं, उसके अंदर पड़े हुए रहते हैं, डिसोल्व नहीं होते हैं लेकिन उसके अंदर पड़े हुए रहते हैं। प्रॉपर्टीज में देखें तो सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ मिक्सचर आएगा, क्या आएगा, मिक्सचर आएगा। ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन थ्रू नेक्ड आई। नेक्ड आई से देखे जा सकते हैं पार्टिकल्स, क्या होते हैं, नेक्ड आई से पार्टिकल्स क्या होते हैं, देखे जा सकते हैं। इतने बड़े पार्टिकल्स होते हैं, सेम मिट्टी वाला एग्जांपल ले लीजिए, उसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं, नेक्ड आई से देखे जा सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल। क्या होता है कि पार्टिकल सस्पेंशन मेक्स स्कैटर, जो है लाइन को, वो लाइट को स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं उस लाइट को और उसके पाथ को विजिबल बनाते हैं। जबकि सॉल्यूशन में क्या देखा था अपन ने, सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज इतनी छोटी थी कि उसको लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते थे, फैला नहीं सकते थे, तो इसलिए उसका पाथ विजिबल नहीं होता था। इसके अंदर क्या हो रहा है, फैला सकते हैं तो इसका पाथ विजिबल होगा। द पार्टिकल सेटल्स डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। पार्टिकल क्या होंगे जब मैं कई देर तक इनको बिना मतलब हिलाए, बिना कुछ उसको डिस्टर्ब किए वैसे की वैसे सॉल्यूशन को रख देता हूँ, तो वो जो है पार्टिकल वो नीचे बैठ जाते हैं, मतलब नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, पैंदे में बैठ जाते हैं, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सस्पेंशन क्या होगा, अनस्टेबल। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू उसको अपन सेपरेट कर सकते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल इतने बड़े हैं तो फिल्टर पेपर के अंदर छलनी के अंदर आराम से रुक जाएंगे, बाकी का सॉल्यूशन जो लिक्विड सॉल्यूशन है, जैसा भी सॉल्यूशन है, वो बाहर निकल जाएगा। When the particle settle down, the suspension breaks and it does not scatter any light from anymore. क्या होता है जब सस्पेंशन ब्रेक हो जाता है, तो जब पार्टिकल नीचे बैठ गए, तो अब मैं लाइट भेजूंगा तो उसको कोई टकरा के उसको लाइट को ऊपर नीचे करने वाला कोई नहीं है। क्या होगा, लाइट सीधी की सीधी पास हो जाएगी, उसका पाथ मेरे को विजिबल नहीं होगा। अब जो मेरे जो नेक्स्ट जो चीज पढ़ूंगा मैं, सस्पेंशन में देख लिया अपन ने क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, पार्टिकल साइज काफी बड़ी होती है, नेक्ड आई से देखी जा सकती है। फिर अपन ने पढ़ा था कि सस्पेंशन में भैया वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है और उसका पाथ अपन को विजिबल होता है। फिर अपन ने पढ़ा कि भैया जब
अपन कई देर तक छोड़ देंगे सॉल्यूशन को ऐसे कि ऐसे मिक्सचर को, तब वो सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगा, जो सोल्यूट है वो नीचे पर सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। अब सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगा तो कोई लाइट स्कैटर नहीं करेगा। अब आते हैं कोलोइड्स एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइड्स और कोलोइडल सॉल्यूशन की अपन बात कर लेते हैं, क्या होता है कोलोइड्स और कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, तो अब अपन पढ़ेंगे कोलोइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। सो कोलोइडल सॉल्यूशंस आर हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर्स होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं, लेकिन उतने हेटेरोजेनस मिक्सचर्स नहीं होते जितने सस्पेंशन होते हैं। सस्पेंशन से कम हेटेरोजेनस होते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ आगे, व्हेन कंपेयर्ड टू सस्पेंशन देन अपीयर्स टू बी होमोजेनियस सॉल्यूशन, कि जब सस्पेंशन से कंपेयर करेंगे तब क्या दिखता है कि भैया होमोजेनियस सॉल्यूशन है। क्यों है कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है ना, उनकी साइज कोलोइडल पार्टिकल्स के साइज से थोड़ी बड़ी रहती है, इसलिए अपन को लगता है कि कोलोइडल सॉल्यूशन की साइज, पार्टिकल्स की साइज छोटी है सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साइज से, तब अपन को लगता है कि कोलोइडल सॉल्यूशन एक होमोजेनियस सॉल्यूशन है। पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन आर स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। पार्टिकल्स जो हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के, वो पूरे सॉल्यूशन के अंदर स्प्रेड रहते हैं, ठीक है, सस्पेंशन की तरह स्प्रेड रहते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन आर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स फेज क्या है? डिस्पर्स फेज है सोल्यूट और डिस्पर्सिंग मीडियम है सोलवेंट, ठीक है। तो क्या है कंपोनेंट कोलोइडल सॉल्यूशन के, कि कोलोइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज है सोल्यूट लाइक है, डिस्पर्सिंग मीडियम में सोलवेंट लाइक है, ठीक है। ये टेबल बना रखी है अपन ने कि भैया डिस्पर्सिंग फेज अगर लिक्विड है, डिस्पर्सिंग मीडियम अगर गैस है, तो टाइप कौन सा होगा? एरिसोल होगा। उसके एग्जांपल्स हैं, तो इस टेबल को लर्न कर लेना, करना हो तो। वैसे इतना ज्यादा काम आएगी नहीं है टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले अपन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन की। एक प्रॉपर्टी क्या है कि हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी तो क्या है? हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन है। लगता है होमोजेनियस सॉल्यूशन है, किसके कंपैरिजन में? सस्पेंशन के कंपैरिजन में, लेकिन वैसे क्या है? हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन है। साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड इज टू स्मॉल एज टू, इनकी भी साइज उतनी छोटी होती है कि नेक्ड आई से अपन देख नहीं सकते इनको। इनके कोलोइड के पार्टिकल की साइज भी कितनी छोटी होती है कि नेक्ड आई से मैं इनको नहीं देख सकता। Colloids are big enough to scatter beam of light through it, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि स्कैटर कर सकते हैं लाइट को फैला सकते हैं और उसके पाथ को विजिबल करा सकते हैं, ठीक है। क्या है, अपन को नेक्ड आई से उसके पार्टिकल के साइज दिखते नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पार्टिकल्स की साइज इतनी बड़ी होती है कि लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? They do not settle down when left undisturbed. That is, colloid is a quite stable. क्या है, सस्पेंशन में क्या हो रहा था, थोड़ी देर छोड़ते ही सबसे सोल्यूट पार्टिकल्स नीचे बैठ जा रहे थे, सेटल डाउन हो रहे थे, लेकिन कोलोइड में नहीं हो रहे। कोलोइड में क्या है, स्टेबल बन रहा है कोलोइड। अगर कई देर तक मैं छोड़ दूंगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक मैं दिखाता हूँ, देखो लिक्विड कोलोइड का एग्जांपल है मिल्क। तो इसी से मिल्क से रिलेट कर सकते हो। मिल्क क्या है? एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडल हेटेरोजेनस कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। पार्टिकल की साइज बहुत छोटी रहती है, नेक्ड आई से अपन देख नहीं सकते। कोलोइड्स बिग इनफ होते हैं, उसके स्कैटर, उसके अंदर से लाइट पास करेंगे तो अपन को फिर भी लाइट का कुछ पार्ट दिख जाएगा कि हमें लाइट पास हो रही है, ठीक है। और स्कैटर नहीं करते, कोलोइड के बहुत क्वाइट स्टेबल होते हैं। मतलब थोड़ी ना दूध को मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया तो दूध बदल गया, ठीक है। They cannot be separated by from the mixture by the process of filtration. Process of filtration से separate नहीं किए जा सकते, ये गलत थोड़ा सा आ गया। but a special technique of separation known as centrifugation can be used to separate colloidal solution. कौन सी स्पेशल टेक्निक? सेपरेशन के लिए एक स्पेशल टेक्निक का यूज किया जाता है, उस टेक्निक का नाम है सेंट्रिफ्यूगेशन। कैन बी यूज टू सेपरेट कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए यूज की जा सकती है, ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन की अपन फिर से प्रॉपर्टीज का एक बार समरी कर लेते हैं। हेटेरोजेनस सॉल्यूशन होते हैं, उनके पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है, नेक्ड आई से नहीं देखी जा सकती, लेकिन इतने बड़े पार्टिकल्स होते हैं कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देंगे और पाथ विजिबल करा देंगे। लेफ्ट इंटरेस्ट मतलब कुछ देर तक छेड़ेंगे नहीं उसको तो सेटल डाउन नहीं होंगे, पार्टिकल्स वैसे की वैसे रहेंगे, तो मतलब कि स्टेबल है। और पांचवा पॉइंट क्या है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, उसके लिए एक दूसरी टेक्निक यूज की जाती है, सेंट्रिफ्यूगेशन टेक्निक, ठीक है। अपन पढ़ेंगे आगे सेंट्रिफ्यूगेशन टेक्निक क्या होती है, वो अपन पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब देख लेते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट
क्यों? क्योंकि अभी अपन ने जो पढ़ा है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करने की टेक्निक है, उस टेक्निक को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। किसके नाम, जो साइंटिस्ट था उसके नाम के बाद ही लिखी हुई है, जिस साइंटिस्ट ने इफेक्ट को डिस्कवर किया उसके नाम के आगे ही लिखा हुआ है टिंडल इफेक्ट, पड़ा हुआ है मतलब। Tyndall effect can be observed when the beam of light enters a room through the hole, small hole। अच्छा, आप कभी देखते हो, ठीक है, मान लो कि कोई विंडो है, विंडो से भी दिख जाता है, स्मॉल होल से नहीं, पूरे रूम में अंधेरा है, ठीक है, और कुछ बस थोड़ी सी जगह से धूप आ रही है और कोई लाइट वाइट कुछ ऑन नहीं है, लाइट्स ऑफ है सारी, बिल्कुल रूम में अंधेरा है, और सपोज कि कोई ऊपर वेंटिलेशन से धूप आ रही है, तो आप देख सकते हो उसके अंदर आप देखोगे पार्टिकल्स स्कैटर करते हुए दिखाई देंगे आपको, पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसी के टिंडल इफेक्ट की वजह से ही होता है, ठीक है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल और स्मोक से वो स्कैटर होती है लाइट। जो डस्ट के जो पार्टिकल्स रिप्रेजेंट होते हैं रूम के अंदर, स्मोक जो प्रेजेंट होती है रूम के अंदर, उसके पार्टिकल्स से लाइट जो है वो स्कैटर होती है। Tyndall effect can be observed when sunlight passes through canopy of dense forest। canopy होती है थोड़ी सी जगह, मतलब कोई dense forest है उसके अंदर, ऊपर देखो आप जाओगे तो आपको अधिकतर छाया दिखेगी, पूरे पेड़ 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 पेड़, ज्यादा अंधेरा ही रहता है वहां पे, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह रहती है पेड़ों के बीच में ऊपर की तरफ जहाँ से धूप आती है, तो वहां से सनलाइट पास होती है डेंस फॉरेस्ट के अंदर। तो जो मिस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो छोटे ड्रॉपलेट्स हैं जिसके अंदर वाटर के छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो एक्ट करते हैं कोलोइड की तरह डिस्पर्स फेज के अंदर, ठीक है, ठीक है, आ गया। ओ सर, ये इन द फॉरेस्ट थोड़ा सा रह गया यहाँ पे, इन द फॉरेस्ट या इन द फॉरेस्ट आना चाहिए, ठीक है, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, आगे समझ में। अब